नमस्कार। करंट अर्धवार्ष की करंट अफेयर 2023 के बारे में देखते हैं। इसमें इस वीडियो की संख्या में आर्थिक घटनाओं के अर्धवार्ष की पर विस्तृत चर्चा करेंगे और यह अंक जो होगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 28 और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल सी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम, साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती और साथ ही में एपीएस भर्ती और यूपी ट्रिपल सी द्वारा आयोजित बीपीओ भर्ती यानी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए भी आर्थिक घटनाओं के अर्धवार्षिक अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो इसमें करंट अफेयर्स है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनी। इसके बारे में देखते हैं। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों यानी इसमें दो कंपनियां हैं, इंडिया ऑयल लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा अगस्त 2023 में दिया गया। यानी 13वीं जो महारत्न कंपनी बनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है और 14वीं जो नवरत्न कंपनी बनाई गई है वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को बनाया गया है अगस्त 2023 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्रों कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने को अनुमोदित कर दिया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑयल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में 41,039 करोड़ रुपए का कारोबार किया। उसका शुद्ध लाभ 9,845 करोड़ रुपए था। महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए पात्र कंपनी का औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। साथ ही विगत 3 वर्षों औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक और पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं देश में 13 महारत्न कंपनियां अगस्त 2023 की स्थिति में। तो इसमें कंपनी और वर्ष को देखते हैं क्रमशः। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल 2010 में बनाई गई, भारतीय तेल निगम आईओसी 2010 में, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल 2011 में, गेल इंडिया लिमिटेड गेल 2013 में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआईएल 2019 में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी 2010 में और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी 2010 में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी 2010 में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल 2013 में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल 2017 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2019 में, एनएसपीएल 2019 में, ग्रामीण विद्युत निगम यानी रेक आरईसी 2022 में और अभी जो 13वीं महानवरत्न कंपनी बनाई गई अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल 2023 में। आगे इसमें देखें तो अंकटाक की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाक की 5 जुलाई 2023 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 वाले कुल 1,295 अरब डॉलर की एफडीआई में विकसित देशों कुल 378 अरब डॉलर तथा 916 अरब डॉलर की विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। वहीं भारत में इस अवधि में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, जो वर्ष 2021 में प्राप्त किए गए 55 अरब डॉलर की तुलना में 11% कम है। रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोटालों के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया में विकसित देशों में पिछले साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 37% की गिरावट आई, जबकि उस अनुपात में भारत में 10% अधिक विदेशी निवेश आया। इस दौरान एशियाई विकासशील देशों में 2021 की तरह ही 662 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर मिले कुल एफडीआई का करीब आधा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ एफडीआई की सबसे उत्साही प्राप्त करता है। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज्यादा करीब 80% एफडीआई आया, उसमें इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि विगत वर्ष 2022 में जिन 5 देशों में सबसे ज्यादा करीब 80% एफडीआई है, उसमें देखें तो भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। चीन में एफडीआई 5% बढ़कर 189 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि हांगकांग में 16% घटकर 118 अरब डॉलर रह गया। अंकटाक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ रहा है क्योंकि ये तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रही है, कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार हो रहा है। आगे देखते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक एफडीआई 12% घटकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर रह गया। यूक्रेन युद्ध, खाने पीने की वस्तुएं एवं ऊर्जा कीमतों में तेजी और सार्वजनिक कर्ज बढ़ने की वजह से वैश्विक एफडीआई में गिरावट आई। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा 141 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया है। यानी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसमें कि सिंगापुर जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी 141 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो 2021 के मुकाबले 8% अधिक है। वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% बढ़ोतरी के साथ अब तक के उच्च स्तर 17 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने हैं। इसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान है। अंकटाक की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सालाना निवेश घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्य पाने के लिए जितनी निवेश की जरूरत है 1.7 ट्रिलियन डॉलर उसे कम निवेश मिल रहा है। यह निवेश घाटा अब बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया। 2015 में 2.5 लाख करोड़ डॉलर था। विकासशील देशों को नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर की निवेश आवश्यकता है, जबकि उन्हें 2022 में सिर्फ 544 अरब डॉलर का ही निवेश मिला। विश्व निवेश रिपोर्ट के इस 35वें यानी 33वें संस्करण की थीम थी इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है। तो थीम को देखें तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल थीम है इसकी। शीर्ष एफडीआई अंतर्प्रवाह वाले 10 देश 2022 में देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो अंतर्प्रवाह एफडीआई में हुआ बिलियन डॉलर में, तो अमेरिका में 285 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर हांगकांग, 5वें ब्राजील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर कनाडा है। और 8वें स्थान पर जो भारत है एफडीआई के रूप में जो भारत को अंतर्प्रवाह या पूंजी मिली है उस हिसाब से भारत 8वें पोजीशन पर और भारत का अंतर्प्रवाह एफडीआई 49 बिलियन डॉलर का रहा है। इसके बाद इसमें देखें तो यह आपका एफडीआई यानी शीर्ष एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले 10 देश देखें, जो कि ये भी अरब डॉलर में है। तो देश एफडीआई में देखें तो पहला जो अमेरिका है 372 अरब डॉलर का इसमें निवेश है। जापान है, चीन है, जर्मनी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग है। इसके बाद कनाडा, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। इसमें जो भारत का स्थान वो 20वां है और इसमें 15 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है भारत में।
नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, क्योंकि यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 इस पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो नीति आयोग ने 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक गरीबी सूचकांक MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है। तो जारी द्वारा सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों को जानकारी दी गई। यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने भारत की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है। 2015-16 2019-21 के दौरान गरीबी दर में 32.59% से घटकर 19.28% रह गई। इस समयावधि में शहरी क्षेत्र में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27% रह गई। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों को निर्धारित तंत्र का लाभ उठाना है, जिसमें परिणामों सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में प्रतिबिंबित किया जा सके। राष्ट्रीय परिवार यानी इंपॉर्टेंट यह है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी 5, यानी इस तरह का 4 सर्वेक्षण हो चुके हैं और ये 5वां है। NFHS5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने थिंक टैंक में पाया कि भारतीय आबादी बहुआयामी गरीबों की हिस्सेदारी 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई, जो कि 9.89 की गिरावट को दर्शाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई, जहां 34.3 मिलियन लोग यानी 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार 22.5 मिलियन, मध्य प्रदेश 13.57 मिलियन, राजस्थान 10.8 मिलियन और पश्चिम बंगाल 9.26 मिलियन का स्थान है। बहुआयामी गरीबी वाले 5 शीर्ष राज्यों को देखें तो इसमें बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्यों को देखें तो इसमें 2015-2016 की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में है, इसमें 2015-16 की अवधि में 51.89% थे और 2019-21 में जो है 33.76। इसके बाद झारखंड है, फिर मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश का इसमें 4th पोजीशन है। इसलिए यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4थे स्थान यानी बहुआयामी गरीबी वाले 30 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है 4th पोजीशन पर है। और इसमें जो 2015-16 में देखें तो 67.68 से 19-21 में 22.93 हो गया है। पिछले दिनों जारी ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां, यानी ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पर देखें तो ग्लोबल MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66 यानी 66वां सूचकांक के अनुसार MPI मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है। और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 से घटकर 44% हो गई, 47% से घटकर 44% हो गई। इस सुधार के परिणामस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की पथ पर अग्रसर। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार, बच्चों को स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था में गरीबी में कमी लाने को उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिलों के स्तर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है। और इसमें देखें तो मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण इसमें देखते हैं तो 30 जून 2023 को RBI द्वारा भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति से जुड़ी नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। मार्च 2023 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 619.1 अरब डॉलर था। इसी प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर यानी 0.9% की वृद्धि 2022-23 के दौरान दर्ज की गई। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपये व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही है। मार्च 2023 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण GDP का 18.9% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20.8% था। मार्च 2023 के अंत में भारत पर 624.7 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 496.3 अरब डॉलर और अल्पकालिक ऋण 128.4 अरब डॉलर था। मार्च 2023 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 79.4% मांग प्रतिशत भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग 20.6% था। RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54.6% भाग डॉलर में निरूपित किया। दूसरे स्थान पर 29.8% भाग भारतीय रुपये में, 6.1% भाग SDR में, 5.7% जापानी इन तथा 3.2% भाग यूरो में निरूपित था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात डेट सर्विस रेशियो निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों और ब्याज की अदायगियों मार्च 2022 के अंत में 5.2% था, जो कि मामूली बढ़कर मार्च 2023 में 5.3% हो गया। मार्च 2023 के अंत में अल्पकालिक ऋण देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 22.2% थे, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20.0% थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट है यह विदेशी ऋण एक दृष्टि में मार्च 2023 के अंत की स्थिति। इस पर हालांकि हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से, तो इसमें देखा जा सकता है यानी कुल विदेशी ऋण कितना है 624.7 अरब डॉलर। दीर्घकालिक ऋण को देखें तो 496.3 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग देखें तो 79.4%। अल्पकालिक ऋण देखें तो 128.4 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग देखें तो 20.6%। GDP के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण देखें तो 18.9% है। मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना के रूप में देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है डॉलर में जो है 54.5%, जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद रुपये में दूसरे स्थान पर है 29.8%। इसके बाद SDR में 6.1%। येन में जो कि जापानी मुद्रा है यह 5.7%। और यूरो जो कि यूरोप की मुद्रा है 3.2%। मार्च 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात 5.3% है। अप्रैल जून 2023 भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े के बारे में देखते हैं तो यहाँ दिया गया है बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की गई, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे, किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यातों में ऋणात्मक वृद्धि का क्रम बना हुआ है।
इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 में देश के निर्यात व आयातों में दोनों में देखें तो यहाँ पर दिया गया विदेशी व्यापार के आंकड़े अनंतरिम आंकड़े हैं। वस्तुगत व्यापार यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस के बारे में ग्राफ में दिखाया गया, तो यहाँ पर देखा जा सकता है वस्तुगत व्यापार है अरब डॉलर में दिया गया है। तो इसको देखते हैं निर्यात एक्सपोर्ट कितना 2022-23 में और 23-24 में कितना अनुमान है, और 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर की तुलना में 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो निर्यात 120.98 से 102.68 यानी इसमें कमी है, और यह कमी -15.13% की है। और आयात इंपोर्ट 183.54 है, और यह घटकर ये भी घटा है 160.24 160.28, और इसमें कमी -12.67% की है। व्यापार शेष देखें ट्रेड बैलेंस तो यह -62.55, और यह जो -57.60 है। सेवाओं का व्यापार के रूप में देखा जा सकता है। सेवाओं का व्यापार देखें तो अप्रैल जून ये भी अरब डॉलर में है, निर्यात आयात और व्यापार शेष यहाँ भी दिया गया है, तो इसको देखा जा सकता है। आगे इसमें देखें तो यहाँ पर भी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अरब डॉलर में भी है। यहाँ अप्रैल जून 2022-23 के लिए इसमें दिखाया गया, इसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस के बारे में दिखाया गया। इसी प्रकार अप्रैल जून 2023 की अवधि के लिए वस्तुगत आयात 160.28 डॉलर के हो गए थे, अप्रैल जून 2022 की तुलना में 12.67% कम है। इसको देखा गया है, तो यहाँ पर इस पर चर्चा न करते हैं, हमने ग्राफ में इसको देख लिया है। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2023 की तिमाही भारत में वस्तुगत निर्यातों के पहले 5 प्रमुख गंतव्य देखें। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से कि अप्रैल जून 2023 की तिमाही भारत में की वस्तुगत निर्यातों में पहले 5 प्रमुख गंतव्य, यानी भारत जो निर्यात किया उसमें सबसे ज्यादा जो निर्यात भारत ने किया है वो अमेरिका में, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, चौथे स्थान चीन और पांचवें ब्रिटेन रहे। जबकि इसी अवधि में आयातों के प्रमुख स्रोत आयात भारत ने जिन देशों के साथ किया उसमें पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर यहाँ पर अमेरिका है जो कि निर्यात में पहले स्थान पर था। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ चौथे स्थान पर है, जबकि वहाँ पर संयुक्त अरब निर्यात में दूसरे स्थान था, और सऊदी अरब जो है 5वें स्थान पर है। पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे वर्ष के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 447.46 अरब डॉलर के आयात 714.27 अरब डॉलर, यानी यहाँ पर आयात ज्यादा है, लगभग दुगने के आसपास है। अंतरिम आंकड़े इस प्रकार 2022-23 के पूरे वर्ष में व्यापार घटा 266.78 अरब डॉलर का ही था। एईओ T3 का दर्जा गेल को इसमें देखते हैं तो भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ T3 का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि गेल को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, तो यह अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर एईओ T3 का दर्जा दिया गया। यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है, जो गेल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थापित करती है। और इसमें जानकारी के रूप में देखें तो एईओ T3 का दर्जा गेल इंडिया के लिए कई तरह के लाभदायक है। यह प्रमाणीकरण, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक पूंजी को कम करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन की गति और दक्षता को बढ़ाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक EPI रिपोर्ट 2022 इसमें देखते हैं। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 में भारत के राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI रिपोर्ट 2023 जारी किया। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन चर्चा की गई, और इसके बाद देश के क्षेत्र विशेष निर्यात प्रदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया। रिपोर्ट में देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया, और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। सूचकांक में देश के सभी 36 राज्यों, जैसा कि जानते हैं वर्तमान में देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 36 राज्य हो जाएंगे। 36 राज्यों के शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों, जिसमें तटीय राज्य जानते हैं कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, भूमिबद्ध राज्य हिमालयी राज्यों के शासित व छोटे राज्यों में बांटा गया है। 0 से 100 मान वाले सूचकांक मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक उतना ही अधिक उस राज्य की निर्यात तैयारी क्षमता को दर्शाता है। EPI 2022 के प्रमुख बिंदु देखें, राज्यों का प्रदर्शन देखें तो शीर्ष प्रदर्शन करता EPI 2022 में तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु शीर्ष, इसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक का स्थान, यानी पहले पोजीशन पर जो है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। EPI 2021 जो कि वर्ष 2022 में जारी किया गया था, गुजरात शीर्ष स्थान पर था, यानी पिछले वर्ष जो है शीर्ष स्थान गुजरात था और इस साल शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। लेकिन EPI 2022 में चौथे स्थान पर गुजरात इस साल जो है 4th पोजीशन पर चला गया है 2022 की रिपोर्ट में, जबकि 2021 में गुजरात 1st पोजीशन पर था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतों के कारण ही तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। तमिलनाडु ऑटोमिस्ट, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्र में लगातार अग्रणी रहा है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में देखें तो EPI 2022 में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये पहाड़ी राज्यों को भी इसमें देखा जा सकता है कि ये पहाड़ी राज्य हैं। स्थलरुद्ध क्षेत्र देखें, स्थलरुद्ध क्षेत्र में देखें भारत के ऐसे राज्य जो स्थलरुद्ध है, स्थल से घिरे हो, उसके आसपास कोई जल का स्रोत न हो, मतलब उसके पास सागर या महासागर न हो, तो इसमें EPI 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पर है। यह निर्यात क्षेत्र में उनकी तैयारी प्रदर्शित करता है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का इसमें 3rd पोजीशन है स्थलरुद्ध क्षेत्र के रूप में, तो ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों देखें, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों गोवा EPI 2022 में पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। और 2021 में वैश्विक व्यापार कोविड-19 महामारी प्रभाव को बढ़ता हुआ पाया गया है। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियों, वैक्सीन वितरण और प्रतिबंध ढील जैसे कारकों का विगत वर्ष तुलना में वस्तु व्यापार में 27% की वृद्धि और सेवा में 16% की वृद्धि का योगदान रहा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पूरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण अनाज, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए। वस्तुओं के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक सेवा क्षेत्र व्यापार महामारी पूरा स्तर पहुंच गया है। वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात अभूतपूर्व रूप से 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार किया। इसमें वस्तु व्यापार 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। वित्त वर्ष 2022 में वस्तु निर्यात मूल्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक रहा है। मार्च 2022 तक 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस प्रदर्शन कारण कई कारण है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और विकसित देशों में बढ़ती मांग के कारण भारत में वस्तु व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।
और इसमें देखें तो यह है निर्यात तैयारी सूचकांक में 30 राज्यों में से 6 तटी राज्यों को देख लेते हैं, चूंकि 9 तटी राज्यों इसमें 6 तटी राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्य इन राज्यों द्वारा कम से कम एक स्तंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सभी संख्याओं सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के दृष्टिकोण से गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला बना हुआ, जिला के रूप में देखें तो गुजरात का जो जामनगर है वो निर्यात के दृष्टिकोण से शीर्ष जिला बना हुआ है। इसके बाद सूरत, मुंबई, थाने, भरूच, कांचीपुरम, अहमदाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश का नोएडा में है उसका स्थान भी इसमें है, बेंगलुरु का स्थान है। जहां तक नीतिगत पारिस्थितिक तंत्र के सकारात्मक पहलुओं का सवाल है, कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय नीतियां लागू की है। सकारात्मक पक्ष को देखें तो नीतिगत पारिस्थितिक तंत्र एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर, जिसमें से कई राज्य अपने राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय अपना रहे हैं। जिला स्तर पर देश के 73% जिलों में निर्यात कार्य योजना के साथ 99% या 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी ODPOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स। ODOP का जो है यानी कहने का ऐसा हुआ कि जिला स्तर पर प्रदेश के 73% जिलों से निर्यात कार्य योजना के साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ODOP योजना का इसमें सर्वाधिक योगदान है। EPI 2022 रैंकिंग में 10 राज्यों को देखें तो फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु का है, 30 राज्य है। इसका अंक देखें तो 80.89 है। दूसरे स्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथे स्थान पर है और ये लैंडलॉक यानी स्तरबद्ध प्रदेश है और इसका स्कोर 61.23 है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी जो है 7वें पोजीशन पर है। फिर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, केरला, झारखंड, असम, बिहार इसमें 22वें पोजीशन पर है। इसके बाद मणिपुर है। इसके बाद 36 राज्यों को क्रम से दिखाया गया, तो अंडमान निकोबार से लेकर के यहाँ पर देखा जा सकता है। लास्ट में 36वां जो राज्य लक्षद्वीप यानी यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, और इसका जो अंक है 11.30 है। EPI 2022 के 4 स्तंभ, इसमें 4 स्तंभ इंपॉर्टेंट है। नीति स्तंभ राज्य जिला स्तर पर निर्यात संबंधित नीति, पारिस्थितिक तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है। दूसरा स्तंभ देखो बिजनेस इकोसिस्टम है, राज्यों के शासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है। तीसरा निर्यात पारिस्थितिक तंत्र है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान तथा विकास R&D पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा निर्यात प्रदर्शन, किसी राज्य की निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पहुंच का आकलन करता है। EPI के 4 स्तंभों में 10 उपस्तंभ है, निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, निर्यात संरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान और विकास संरचना, निर्यात विधिकरण और विकास उन्मुखीकरण है। EPI के 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, तो उसको उपस्तंभ प्रासंगिक संकेतों का उपयोग करने के साथ राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है EV को वित्तीय पोषण करने हेतु EVOLD मिशन लॉन्च। ये भी इंपॉर्टेंट है कि EV को वित्त पोषित करने के लिए EVOLVE मिशन लॉन्च। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने जून 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV जो है इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु मध्यम आकार के निवेशकों यानी MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग विश्व बैंक यानी इसमें इंपॉर्टेंट है उद्देश्य इसका क्या है, तो नीति आयोग विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और आर्थिक सहायता कोष यानी EDCF के साथ मिलकर मिशन इवाल्व इलेक्ट्रिक यानी इवाल्व का फुल फॉर्म देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इवाल्व की घोषणा की, इवाल्व की प्रमुख बिंदु को देखें तो इवाल्व क्या है, इसमें सबसे पहले EV ऋणों के लिए माइक्रो कॉमर्स शेयरों की आपूर्ति शामिल, जिसमें से इक्विटी लागत को कम करना और टेली कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय डेटा प्रदान करना है। यह मिशन 2030 यानी EV 30 तक भारत के लिए 30% EV प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्य का समर्थन करता है। हम सिडबी जानते हैं, सिडबी का जो है ये जो है अभी हमने इसको देखा और इसका मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। अप्रैल में सिडबी के मिशन 50,000 EV 4 ECO नामक एक पायलट योजना की शुरुआत की, जिसे MSME को वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया, जो व्यावसायिक उपयोग हेतु EV की कमी के लिए ऋण प्रदान करने में समर्थन करता है। मिशन का प्रारंभिक उद्देश्य 50,000 EV इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्त पोषित करना और जल्दी रोड पर 5,000 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में EV की बिक्री 1 मिलियन से अधिक हो गई, जिसमें से 2 पहिया की कुल हिस्सेदारी 62% थी। इवॉल्व मिशन भारत में अस्थायी परिवहन समाधान बढ़ावा देने में योगदान देता है। नेक्स्ट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 मई 2023 में जारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार विनिर्माण कंपनियों के इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य बना। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य बना हुआ है। कर्नाटक बाद दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान है। NMIS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है उड़ीसा। इसमें देखें तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड में इनोवेटिव फर्मों की सबसे कम हिस्सेदारी है और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी को देखा तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो बना है वो कर्नाटक राज्य का है। यानी इसमें सर्वाधिक जो विनिर्माण कंपनियों के इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य है, कर्नाटक यानी सबसे ऊपर है। आगे इसमें देखें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे राज्य रैंकिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर तो कर्नाटक रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन, इसका स्कोर 33.41 है। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और इसके बाद क्रमशः राज्यों को देखा सकता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का भी स्थान है। उत्तर प्रदेश जो इसमें रैंकिंग में 14वें स्थान पर, इसलिए यूपी स्पेशल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है और फर्स्ट पोजीशन पर कर्नाटक है। और उत्तर प्रदेश का स्कोर देखें तो यह 29.00 पर है। इसके प्रकार सभी राज्यों को देखा जाता है। पहाड़ी राज्यों में देखें तो उत्तराखंड जो है पहले पोजीशन पर है। इसके बाद सभी राज्य इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। इसके बाद देखें तो टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची देखते हैं। तो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 21 जून 2023 को विश्व की 100 प्रभावशाली 100 इसमें देखें तो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 21 जून जो कि विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, उस दिन 21 जून 2023 को विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की। इस सूची में भारतीय कंपनी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो को शामिल किया गया है। टाइम की सूची में 5 श्रेणियों में लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स,
टाइटन्स और पायनियर्स में बांटा गया। प्रभावशाली कंपनी की सूची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी अधिक कंपनियां शामिल। सूची को 12% से अधिक कंपनियां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। टाइम मैगजीन की सूची में ओपन एआई, स्पेस एक्स, चेसकॉम और गूगल डीप माइंड जैसी कंपनियां शामिल। अमेरिकी सोशल साइट किम कार्दशिया का क्लोथिंग ब्रांड स्कीम्स, सैम अल्टमैन को ओपन एआई, फुटवेयर निर्माता क्रॉस, एलोन मस्क का स्पेसएक्स भी सूची में शामिल है। किम कार्दशिया की स्कीम को टाइम कवर के पेज पर स्थान दिया गया। सूची में शामिल दो भारतीय कंपनी एनपीसीआई इंपोर्टेंट हो जाता है। सूची में शामिल भारत में दो भारतीय कंपनी एनपीसीआई के लिए टाइम मैगजीन कहा कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया है। साथ ही 2022-23 सत्र इसके माध्यम से 51 यानी 51% ट्रांजेक्शन किया गया। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियों की सूची में सैमसंग, गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आईबीएम जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी सूची में जगह बनाई है। टाइम ने भारतीय कंपनी मीशो के बारे में कहा है, कंपनी विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लेती। बंगलुरु स्थित मीशो 2022 की शुरुआत में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला शॉपिंग ऐप था। और इसमें देखें तो आईएमटी राजमार्ग परियोजना के बारे में देखते हैं तो म्यांमार के रास्ते भारत और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित आईएमटी राजमार्ग परियोजना आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्ष 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईएमटी क्या है, तो यह जो म्यांमार के रास्ते भारत और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ना है और इसको कब तक पूरा करना, 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में व्यक्त की परियोजना पर कार्य की स्थिति अवलोकन के पश्चात श्री गडकरी ने बताया कि इसका लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग यानी कहने का सही हुआ कि यह जो आईएमटी है यह 2027 तक पूरा होगा और इसकी लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर लंबाई यह सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मेरो कहाँ है, यह भारत के मणिपुर में मेरो को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैकसाट, इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड में मैकसाट थाईलैंड से जोड़ेगा, जिसका विस्तार आगे आसियान के अन्य देशों में देखें। ये जो है यानी इसका मतलब मणिपुर और जो है ये थाईलैंड आसियान के देश हैं और अन्य देशों जैसे लाओस, इंडोनेशिया और वियतनाम तक किए जाने की योजना है। इस परियोजना के आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार होता है। सड़क मार्ग से ही भारत में थाईलैंड व आगे अन्य देशों तक जाया जा सकेगा। आपसी व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। आसियान के इन देशों के साथ कनेक्टिविटी में वृद्धि से व्यापार के लिए चीन पर इन देशों की निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट है एचडीएफसी का, यानी इसमें एचडीएफसी बैंक में विलय। आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक में हो गया। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले अप्रैल 2022 में की जा चुकी है। यानी एचडीएफसी है तो यह हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और एचडीएफसी एक बैंक है, दोनों का इसमें विलय कर दिया गया है। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात इस विलय के लिए मार्ग जून 2023 में प्रशस्त हो गया था। विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडलों की अलग अलग बैठक 30 जून 2023 को हुई। एचडीएफसी बोर्ड की इस अंतिम बैठक के बाद एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया। यानी विलय कब हुआ, 1 जुलाई 2023 से इसका विलय प्रभावी हो गया है। आगे देखते हैं इसमें तो यह इस विलय के कारण एचडीएफसी की सभी शाखाओं में एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य शुरू कर दिया। एचडीएफसी के शेयर 13 जुलाई 2023 में स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिए गए तथा एचडीएफसी के शेयरधारकों को उनके प्रति 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए गए। इस विलय के पश्चात बाजार पूरीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन गई तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को इसने तीसरे स्थान पर छाड़ दिया है। एक आवास ऋण संस्थान के रूप में एचडीएफसी की स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी अनुगंसी इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में, यानी एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1994 में, और एचडीएफसी की जो है आवास ऋण संस्थान की स्थापना 1977 में की गई थी। और अभी हमने देखा कि जो ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री और तीसरे स्थान पर टीसीएस को इसने पछाड़ दिया। तीसरे स्थान पर टीसीएस हो गई जो कि दूसरे स्थान पर टीसीएस थी। तो 1994 में थी। आज एचडीएफसी बैंक में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आज एचडीएफसी बैंक, इसको देखें तो आज एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 2023 में एचडीएफसी का विलय अपनी ही अनुषंगी इकाई एचडीएफसी बैंक में हो गया। 2023-24 के लिए खरीफ मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देखें तो 2023-24 के खरीफ की उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार ने 7 जून 2023 को की। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारत औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। इसी संदर्भ में सभी खरीफ फसलों में की न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागतों की तुलना में 1.5 गुना या उससे भी अधिक इस वर्ष किए गए हैं। दालों तिलनों के माल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य विशेष लाभप्रद बनाने का प्रयास इस वर्ष भी नए समर्थन मूल्य में किया गया है। इसके लिए तिल, मूंग, तिलहनी व अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिक वृद्धि इस वर्ष की गई है। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 इंपॉर्टेंट है, यानी 143। आगे इसमें देखते हैं 143 प्रति कुंतल की वृद्धि इस बार की गई है, जिससे धान की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 प्रति कुंतल से बढ़कर 2183 प्रति कुंतल हो गया है। एक ग्रेड धान के मामले में इतनी वृद्धि से यह 2060 रुपये प्रति कुंतल से बढ़कर 2203 प्रति कुंतल हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार सर्वाधिक रुपये 805 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि तिल के मूल्य में की गई है, जिसे 7830 प्रति कुंतल से बढ़ाकर के 8635 प्रति कुंतल कर दिया गया। इसको देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, यानी चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो खरीफ फसलों जैसे मुख्य फसल इसमें धान है, ये सारी खरीफ की फसलें हैं, तो यहाँ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। खरीफ फसलें जो कि आपकी जो इसकी बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है और इसका जो कटाई होती है वह अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो इसमें देखें जो इसकी मुख्य फसल धान है, तो धान सामान्य जो धान है उसका समान एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रुपये प्रति कुंटल में और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि रुपये प्रति कुंटल यानी कुंटल में कितनी वृद्धि की गई। तो देखें धान का सामान्य मूल्य 2022-23 में 2040 रुपये था, उसको बढ़ा करके 2023-24 के लिए यानी वर्तमान के लिए 2183 कर दिया। इसमें 143 की वृद्धि की गई। और धान ग्रेड ए है, 20 रुपये से ज़्यादा था सामान्य से, यानी 2060 रुपये, इसको बढ़ा करके 2203 रुपये कर दिया गया। इसमें भी 143 की ही वृद्धि की गई। इसके बाद क्रमशः देखा जाए तो ज्वार हाइब्रिड है, ज्वार
मलडांडी है, बाजरा है, रागी, मक्का, तूर है, मूंग है, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है। तिल में सर्वाधिक वृद्धि हमने देखा कि तिल में जो सर्वाधिक वृद्धि की गई थी तो यह आपकी वृद्धि 805 रुपये की इसमें देखा जा सकता है, सर्वाधिक वृद्धि तिल में की गई है। नोट धान ग्रेड ए, ज्वार, मलडांडी और कपास, लंबा रेशा के लिए लागत अलग से आकलित नहीं की जाती है। इसके बाद देखें तो रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3578 प्रति कुंतल से बढ़ाकर 3846 प्रति कुंतल 2023-24 के लिए किया गया। इस प्रकार 268 प्रति कुंतल की वृद्धि की मांग की गई। तो यह मतलब इसके बारे में हमने ग्राफ में देख लिया। तो आगे देखते हैं इसमें देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या और टेली डेंसिटी पर ट्राई की रिपोर्ट इसमें देखते हैं। देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या और टेली डेंसिटी आदि को मार्च 2023 के अंत इसके बारे में आंकड़े भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा मई 2023 में जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 117.23 करोड़ थी, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत तक 16.69 करोड़ थी। इस प्रकार 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में 54 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। ट्राई की 25 मई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक कुल 117.23 करोड़ कनेक्शनों में 114.39 कनेक्शन वायरलेस था, 2.84 करोड़ कनेक्शन वायरलेस टेलीफोन के थे। इन आंकड़ों के आधार मार्च 2023 के अंत में देश में टेली डेंसिटी 84.51 थी, जहां टेली डेंसिटी का तात्पर्य 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में कुल 117.23 करोड़ टेलीफोन कनेक्शनों में शहरी कनेक्शनों की संख्या जहां 65.37 करोड़ थी, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन की संख्या 51.86 करोड़ रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार टेली डेंसिटी शहरी क्षेत्रों में 143.8% था, ग्रामीण क्षेत्रों में 57.07%। सर्वाधिक टेली डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सर्वाधिक टेली डेंसिटी 273.67% दिल्ली में थी, जबकि बिहार में न्यूनतम 55.23% थी। तो इसको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से देखा जा सकता है। इसमें और कुछ जानकारी को देखें तो मार्च 2023 के अंत में देश में मोबाइल फोन सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी देखें तो मात्र 9.27% बीएसएनएल की 9.06% था, एमटीएनएल की 0.21%, जबकि 90.73% बाजार निजी कंपनियों के कब्जे में है। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी मार्च 2023 के अंत में रिलायंस जियो थी, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 37.61% थी। 32.42% हिस्सेदारी के साथ भारतीय एयरटेल का दूसरा स्थान था। 20.72% हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया तीसरा स्थान इस मामले में है। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 78.83 करोड़ थी, जो मार्च 2023 में अंत में बढ़कर 83.93 करोड़ हो गई। प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इसमें देखें तो कनेक्शनों की संख्या जो है सबसे कम बिहार में दर्शाया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश क्रमशः इस प्रकार से, और सबसे ज़्यादा हमने देखा कि इसमें जो है दिल्ली जो था सर्वाधिक जो है टेंडेंसी जो दिल्ली में थे। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची 2023। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 13 जून 2023 को दी ग्लोबल 2000 कंपनी की सूची जारी की गई। सूची मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को शामिल किया गया। फोर्ब्स की सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विश्व भर की कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में 8 स्थान सुधार कर 45वें स्थान पहुंच गई। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल 2000 सूची में 8 स्थान सुधार कर 45वें स्थान पहुंच गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह स्थान किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, यानी भारत की जो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी कौन सी है तो एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि एक महानवरत्न कंपनी है, ने 2023 के लिए फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में 52 स्थान का सुधार कर 433वीं रैंक पर पहुंच गई है, यानी 433वीं रैंक है एनटीपीसी की। फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल 2000 कंपनी में 4 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य का उपयोग करके विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को प्रदान करती है। 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन सूची में शीर्ष पर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो मूल्य 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो बैंक जेपी मॉर्गन सूची में शीर्ष है। वही सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको दूसरे स्थान पर। वॉरेन बफेट की वर्कशायर हैथवे जो पिछले वर्ष सूची में सबसे ऊपर थी, अपने निवेश पोर्टफोलियो में अवास्तविक नुकसान के कारण नवीनतम सूची में 338वें स्थान पर आ गई। टेक दिग्गज अल्फाबेट सूची में 7वें और एप्पल 10वें स्थान पर है। 109.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेल और 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभ के साथ IL2 टेलीकॉम ग्रुप रिलायंस 45वें स्थान पर पिछले वर्ष इसकी रैंकिंग बनी थी। इस तरह रिलायंस ने जर्मनी की BMW ग्रुप, स्विट्जरलैंड की नेस्ले, चीन की अलीबाबा, अमेरिका की प्रॉक्टर एंड गैबल और जापान की सोनी जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। ग्लोबल 2000 की सूची में अन्य भारतीय कंपनियों को देखा जाए तो ये इस प्रकार से में SBI 77वें स्थान पर, HDFC बैंक 127वें स्थान पर, ICICI बैंक 163वें स्थान पर, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम 226वें स्थान पर, HDFC 232वें स्थान पर, LIC 363वें स्थान पर, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS 387वें स्थान पर है। TCS और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड रिपोर्ट वैश्विक ब्रांड परामर्शक कंपनी इंटर ब्रांड द्वारा मई 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी रैंकिंग के अनुसार 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज एंड TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर। यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा सकता है कि सबसे ज्यादा ब्रांड मूल्य भारत में किस कंपनी का है तो TCS का है, और इसका जो 1.09 लाख करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू है TCS का। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री है और इसका मूल्य है 65,320 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस 53,323 करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर है। HDFC चौथे और रिलायंस डिजिटल इकाई जियो 5वें स्थान पर है। शीर्ष 10 शामिल अन्य ब्रांड में एयरटेल, जीवन, LIC, महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक है। इस सूची में शामिल सभी कंपनियों संयुक्त मूल्यांकन 100 अरब डॉलर 8.3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पहुंच गए। पिछले दशक की तुलना में 167% अधिक है। निजी क्षेत्र के भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों की हुरुन सूची 2022 देखते हैं तो इसमें बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरुन इंडिया ने 20 जून 2023 निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी सूची जारी की। सूची में रिलायंस इंडस्ट्री RIL 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप
500 कंपनी सूची में सबसे ऊपर है। यह सूची 6 महीने की अवधि 30 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक के दौरान शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों के बदलाव को ट्रैक करती है। 11.8 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस दूसरे स्थान पर है। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है, इस ग्राफ में हम इसको देख लें, जो लिखा गया उसी को यहाँ पर देखा जाए। हुरून सूची में भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनी, तो पहले स्थान पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका बाजार मूल्य देखा जाए। दूसरे स्थान टाटा कंसल्टेंसी है, एनटीसीएस है। तीसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक है। चौथे स्थान पर आईसीआईसी बैंक है। फिर इसके बाद आईटीसी क्रम से देखा जाता है एयरटेल, भारतीय एयरटेल इसमें 8वें स्थान पर है। तो ये क्रम से देखा जाता है। भारत के रक्षा निर्यात में 9 वर्षों में 23 गुना बढ़ोतरी इसमें देखते हैं। हाल ही में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में करीब 30 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत 85 देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात करा। इसके साथ ही 100 कंपनियों रक्षा उत्पाद निर्यात करें, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरी गन, पिनाका, रॉकेट व लॉन्चर शामिल है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए उपायों में देश में रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिला है। और इसमें देखें तो वर्ष 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों को निर्यात करने का सरकार का लक्ष्य है। इसमें देखें तो भारत शीघ्र मिस्र, अर्जेंटीना को 23 लाख विमान निर्यात कर सकता है। फिलहाल भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड देशों को भारत को हथियार बेचता है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, इसमें देखते हैं विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की। यह परियोजना सड़क सुरक्षा के सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों, जिला सड़कों में सड़क दुर्घटना होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करती है। यह परियोजना बांग्लादेश में दो राष्ट्रीय राजमार्गों, इसमें देखें तो गाजीपुर एलिंगा NH4 और नटौर नवाबगंज N6 पर केंद्रित रहेगी। यानी इसमें एक बार पुनः इसको देख लें तो यह क्या है, तो यह है विश्व बैंक की, यानी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो बांग्लादेश में शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। परियोजना का उद्देश्य इन दो राजमार्गों में सड़क यातायात से होने वाली मौतें में 30% से अधिक कमी लाना। उद्देश्य इसका जो सड़क से जो मौतें होती है उसमें 30% कमी लाना। बांग्लादेश के 5 प्रभाव ढाका, खुलना, राजशाही, रंगपुर और मेन सिंह सुरक्षित सड़क वातावरण बनाना है। इन सुधारों में सड़क चिन्ह डिजाइन, सड़क चिन्ह, डिवाइडर, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर की स्थापना शामिल होगी। ओएनजीसी और रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा, इसको हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः देखते हैं तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अगस्त 2023 में था। रेल मंत्रालय को उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में दिया गया। इससे पूर्व RVNL को सितंबर 2023 में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। सार्वजनिक क्षेत्र की RVNL कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹3,000 करोड़, जबकि चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल ₹2,085 करोड़ है। आगे इसमें देखते हैं तो वहीं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड OVL ने वर्ष 2022-23 के लिए 11,676 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करते हुए 1700 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC विदेश अगस्त 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली 14वीं सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी बनी। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इन कंपनी परिचालन मामले में अपेक्षाकृत अधिक सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ ही इसकी वित्तीय सहायता और एवं अधिकारों में वृद्धि की गई। नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही ₹1,000 करोड़ तक के निवेश स्ट्रीमिंग करने की अनुमति होती है। साथ ही कंपनी नेटवर्क का 15% किसी एक परियोजना के लिए अथवा नेटवर्क का 30% तक पूरे वर्ष में दौरान 1,000 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर बिना पूर्वानुमति से निवेश करने की अनुमति रहती है। नवरत्न कंपनी बनने से पूर्व कंपनी का स्टेटस मिनी रत्न का होना चाहिए। साथ ही इसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निवेशक होना चाहिए। रेल विकास निगम लिमिटेड और ONGC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इस देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। इनकी पूरी सूची अभी हम देखा कि महानवरत्न कंपनियों की संख्या क्या है, वो 13 हो गई है और नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है 14 हो गई है। देश की 14 नवरत्न कंपनियों देखें तो क्रम से इसमें देखा जाता है। पहला जो है नाल्को, फिर इसके बाद MTNL, फिर BEL, SCI, फिर इसके बाद HAI, फिर इसमें OIL, RINL, NMDC, NLL, NBCCL, EIL, कॉन्कोर, RVNL और ONGC। ये जो है 14 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में वर्तमान में। इसके बाद देखें तो उपयुक्त 14 कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 13 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा यानी अगस्त 2023 तक प्राप्त है। अगस्त 2023 तक महारत्न का दर्जा नवरत्न कंपनी से बड़ा होता है। भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट इसको देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 2023 में ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया तथा इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत और चीन के पश्चात तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2023 की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई में भारत की 2023 की मध्यवर्षीय जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ व चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ दिखाई गई। इस प्रकार 2023 में भारतीय जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक हो गई है। तीसरे स्थान पर अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ इस रिपोर्ट में आकलित की गई है। पहले के विभिन्न प्रक्षेपणों में इस दशक के अंत तक की भारतीय जनसंख्या चीन से अधिक होने के अनुमान थे, किंतु चीन में प्रजननता दर में काफी गिरावट आने का इस वर्ष ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की संख्या घटकर 131.17 करोड़ ही रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक जनसंख्या होने वाली वृद्धि में 50% योगदान 8 देशों में कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया का होगा। रिपोर्ट में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश 1970 की स्थिति 2023 और 2060 में प्रक्षेपण के आधार पर इस प्रकार है। इसको देखा जा सकता है तो विश्व में सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों को देखें तो यहाँ पर
देखें इसमें 1970 में जो है 1970 के दशक से देखें तो पहले स्थान पर चीन था, फिर भारत, इसके बाद जो है तीसरे स्थान पर अमेरिका, फिर चौथे स्थान पर रूस और पांचवें स्थान पर इंडोनेशिया। 2023 की स्थिति में वर्तमान से देखें तो पहले स्थान पर भारत 142.9, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका बना हुआ है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया पहुंच गया और पांचवें स्थान पाकिस्तान पहुंच गया। और यही स्थिति 2050 की रिपोर्ट के आधार पर देखें जो भविष्य में होने की संभावना है, तो भारत जो पहले स्थान पर बना रहेगा, दूसरे स्थान पर चीन भी बना रहेगा, लेकिन तीसरे स्थान पर नाइजीरिया आ जाएगा, अमेरिका तीसरे स्थान पर नहीं रहेगा, अमेरिका चौथे स्थान पर जाएगा और पाकिस्तान पांचवें स्थान पर बना रहेगा। वैश्विक जनसंख्या 2022 में वैश्विक जनसंख्या की 2022 में 8 अरब होने के पश्चात 2050 में 9.7 अरब था, 2100 में 10.4 अरब होने का मान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2064 में अपने उच्चतम स्तर 170 करोड़ पर होगी, जिसके बाद उसमें गिरावट आरंभ होगी तो 2100 में 153 करोड़ के स्थिर स्तर पर पहुंच जाएगी। विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा देखें तो 2019 में 72.8 वर्ष थी, जो कि 1990 की तुलना में 9 वर्ष अधिक थे। मृत्यु दर आगे और गिरावट के चलते 2050 में औसत